हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या पढ़ना है हमको? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अगला अध्याय हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व शुरू करेंगे आज। ठीक, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जो होता है ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड का प्रयोग, ओरेस्टेड का प्रयोग। ठीक, ओरेस्टेड का प्रयोग क्या कहता है? ओरेस्टेड का प्रयोग क्या कहता है, इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक, तो सन 1820 में ओरेस्टेड नामक भौतिक शास्त्री ने प्रयोग करके पता लगाया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है तब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक, ओरेस्टेड का प्रयोग क्या कहता है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा की प्रवाह किया जाता है चालक में। ठीक, जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तब उसमें उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक, होगा स्पष्ट? क्या बताया मैं? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही है ओरेस्टेड का प्रयोग। ये क्या चीज़ है? ओरेस्टेड का प्रयोग है। और इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? जैसे एक चालक तार यहाँ से ले सकते हैं। चालक तार किस प्रकार से लिया गया है? ठीक, इसके में धारा प्रवाहित किया गया कुंजी की सहायता से। ये है बैटरी जो धारा प्रवाहित करेंगे, प्लस माइनस कुंजी। ठीक, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगा और इसके नीचे रखा रहेगा दिक्सूची। क्या रखा रहेगा यहाँ पे? दिक्सूची, इस प्रकार से। ठीक, दिक्सूची मतलब क्या होता है? नाम सुने दिक्सूची का? दिक्सूचक का वह यंत्र है जिसके सहायता से नॉर्थ और साउथ का पता लगाया जा सकता है। और दिक्सूची एक छोटा चुंबकीय सुई होता है उसमें, जिससे नॉर्थ और साउथ की ओर वह स्थिर दिखाता है। जहाँ भी चेंज होगा तुरंत वो बता देगा किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। किसकी सहायता से? दिक्सूची की सहायता से। ठीक, तो ये हो गया ओरेस्टेड का प्रयोग। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह घटना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक, ये पूरी घटना जो घटना होता है यहाँ पे धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की, यह पूरा घटना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैक्सवेल का पेज का नियम, पेज देखे होंगे आप लोग, स्क्रू देखे नहीं देखे हैं? और पेज को जब मान लो ये पेज का नुकीला सिरा है ना, और इसको हम या पेचकस से कसेंगे, पेचकस हम इसको इस प्रकार से कसेंगे। ठीक है, तब क्या होगा? जो यहाँ जो अंदर जाएगा वो धारा की दिशा दिखाएगा। ये नुकीला वाला हिस्सा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा दिखाएगा। ठीक, और जैसे हम क्यों कसते हैं, इस प्रकार से कसेंगे, और जब कसेंगे तो ये जो हाथ की दिशा इस प्रकार से आएगी, जिस ओर कसेंगे वो क्या कहलाएगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। ठीक, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से सुई है और जब इसको कसते हैं तो इस प्रकार से जाएगा, ऐसा इस प्रकार से काम करेगा यहाँ पे, ऐसा
ठीक। तो ये दिशा क्या दिखाता है? धारा की दिशा, धारा की दिशा। और ये जो दिशा है किसका दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। ठीक, होगा स्पष्ट यहाँ पे? मैक्सवेल का कार पेच का नियम है। और उसके बाद दाएं हाथ की हथेली का नियम भी आता है। ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? जैसे धारा यहाँ पे, धारा यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रही है, तब हम हथेली से हम इसको ऐसा पकड़ेंगे। ठीक है, दाएं हाथ के नियम में क्या है? जैसे हमारा दाएं हाथ है, ये दाएं हाथ में इसको ऐसा पकड़ेंगे कि अंगूठा क्या दिखाएगा हमको? धारा की दिशा दिखाएगा। यहाँ पे अंगूठा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा दिखाएगा। और जो उंगली मुड़ा हुआ है वह क्या दिखाएगा? वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को स्पष्ट करेगा। ठीक, एक नियम ये है, दाएं हाथ के दो नियम है, एक हथेली के नियम भी है और एक इस प्रकार नियम बताया वो है। ठीक, ये नियम है एक ठो। और दाएं हाथ के हथेली नियम में क्या होगा? हथेली नियम इस प्रकार से फैलाएंगे, इस प्रकार से फैलाएंगे यहाँ पर हाथ, तब ये जो अंगूठे का दिशा है वो आपका धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ये जो हथेली है उसके लंबवत भाग इस प्रकार से लंबवत होगा, ये दिखाएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हथेली के नियम में क्या होगा? दाएं हाथ का हथेली के नियम में, ये हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ का अंगूठा यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो हथेली के ऊपर लंबवत भाग वो क्या प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाहर की ओर निकलते हुए दिखाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर निकलते हुए बताया जाएगा। यह हथेली का नियम। ठीक, मतलब आपका दाएं हाथ का हथेली नियम भी स्पष्ट हो गया। और दाएं हाथ का नियम ये वाला भी हो गया आपका, पकड़ने वाला। धारा की दिशा में यदि हम तार को पकड़े इस प्रकार से तो ये धारा की दिशा को स्पष्ट करेगा। बात है धारा की दिशा में पकड़ना है इसको ना, और ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, और दाएं हाथ का इस नियम को, दाएं हाथ का ये जो नियम है इसको हम कर्ल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? कर्ल का नियम, कर्ल का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का जो पकड़ने वाला नियम है वही कर्ल का नियम भी कहलाता है, या दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम कहते हैं या कर्ल का नियम भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन बनेगा आपका। और एक नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? कर्ल का नियम किस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, कर्ल का नियम किस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये क्या होगा? गतिमान तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, धारावाही तार में क्या दिखाने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट करने के लिए ही कर्ल के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, होगा स्पष्ट? उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण नियम है बायो-सेवर्ट का नियम। कौन सा नियम? इसके बाद जो बहुत ही इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है, अभी तक 2-3 साल में देख रहा हूँ कभी इससे संबंधित, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन नहीं आके इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, आगे पढ़ाऊँगा इसका, उसमें दिया है। और तब भी बच्चे क्या करते हैं, जो ये प्रारंभिक स्थिति उसी को आंसर लिख देते हैं हमेशा, और गलत हो जाता है उनका। ठीक है, ध्यान रखना, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर दिया रहता है वहाँ प्रश्न। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र गणना करने के लिए आता है किसी बिंदु पर। ठीक है, तो भी बायो-सेवर्ट के नियम को सीधे से इसी को लिख देते हैं तो उसमें नंबर कट जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमको केवल इस नियम का उपयोग करना है और उसका सूत्र अलग निकलता है, उसका सूत्र अलग निकलता है, लेकिन सूत्र इसी से स्टार्ट, यहीं से होता है, उसका सूत्र यही उपयोग करेंगे, लेकिन उसका डेरिवेशन अलग हो जाता है।
इसी सूत्र से स्टार्ट होता है जस्ट, लेकिन वहाँ पे जब परीक्षा में कई बच्चे देखा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, सीधा सीधा बायो सेवर्ट के नियम को हूबहू उतार देते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट ये एक ही साइंटिस्ट का नाम नहीं है जी, बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसका भी खोज सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? 1820 में ही, सन 1820 में ही ओरेस्टेड की खोज को ही आगे बढ़ाया था। उसी के आधार पर दो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जीन बायो, एक का नाम क्या था? जीन बायो नाम था, और बैप्टिस्ट, ठीक है, जीन बायो बैप्टिस्ट था, और दूसरा था फेलिक्स सेवर्ट। एक वैज्ञानिक था जीन बायो और दूसरा था क्या आपका? फेलिक्स सेवर्ट। फेलिक्स सेवर्ट, जीन बायो एक साइंटिस्ट का नाम था और दूसरा साइंटिस्ट का नाम था फेलिक्स सेवर्ट। तो इसी का प्रयोग को दोनों मिला के इसमें का बायो ले लिएगा, इसमें का सेवर्ट ले लिएगा, इसी को मिला क्या बनाया गया? बायो सेवर्ट का नियम कहा गया। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम के लिए हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से एक धारावाही चालक तार के लिए लेंगे, एक चालक x और y, इसमें धारा इस प्रकार से बह रही है, धारा I प्रवाहित हो रहा है, इसमें एक चालक है x y जिसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। ये तो लंबा चालक है, तो इसमें एक अल्पांश लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा भाग a और b, इसका मान है dl। इसका मान कितना है? dl। dl से r दूरी पर एक बिंदु p मानते हैं, r दूरी पर एक बिंदु p मानते हैं, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश के कारण। ए बी जो अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है, उसके नाम से किसी बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और यह जो पॉइंट P वाले जो रेखा मिलाती है ए बी से, उसकी दूरी है r है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो थीटा है। एंगल कितना है उसका? थीटा। किसके बीच का है? ये तार अल्पांश ए बीच लिए हैं, यहाँ से r दूरी बिंदु P है, यह चालक तार से जो कोण बनाता है वो कितना है? थीटा। ठीक है, चालक तार से जो कोण बनाता है कितना है? थीटा। होगा स्पष्ट? तो यहाँ मानेंगे, माना कि एक्स वाई चालक, माना कि एक्स वाई चालक में धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है, हो रही लिख सकते हैं, हो रही है। माना कि एक्स वाई चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक, चालक में एक अल्पांश मानेंगे, चालक में एक अल्पांश, अल्पांश मतलब छोटा सा भाग, अल्पांश dl है। dl है, अल्पांश की लंबाई कितनी मान लो? dl है। ठीक है, और इससे अल्पांश से r दूरी पर, अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। अल्पांश है तो पूरा पूरा भी नहीं होगा, छोटा सा भाग के लिए है तो कितना हो जाएगा मान लो? dB है। ठीक है, अब ये dB किस किस पर निर्भर करता है? मुख्य पॉइंट यही है हमारा, dB किस किस पर निर्भर करता है। तो dB
पहला पॉइंट होता है बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। dV इज प्रोपोर्शनल टू I। बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट लेंगे अपन अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पांश dl के, अर्थात dV इज प्रोपोर्शनल टू dl। dV इज प्रोपोर्शनल टू dl। ठीक, और एक पॉइंट है थीटा कोण बना है यहाँ पे। कितना एंगल बना है? थीटा कोण। ठीक है, तो बहने वाली धारा की दिशा से अल्पांश की दूरी को जो मिलाने वाली रेखा है ना, उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है? थीटा है। तब इसका मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का dV इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। dV इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक, एक पॉइंट और आएगा इसमें, चौथा पॉइंट, r दूरी यहाँ पे, दूरी कितना है यहाँ पे? r दूरी है, तो dV इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। dV क्या चीज़ है यहाँ पे? अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अल्पांश के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। r क्या है? अल्पांश से किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, वह दूरी है। साइन थीटा क्या है? वहाँ पे अल्पांश को जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं उससे मिलाने वाली रेखा चालक तार से जो कोण बनाता है वो कोण है थीटा। dl अल्पांश है, जो अल्पांश जो छोटा सा भाग लिए हैं जिसके कारण तीव्रता प्राप्त कर रहे हैं वह है, और धारा चालक तार में बहने वाली धारा के कारण, तो यहाँ पे dV प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, अब ये सभी को मिला देंगे अपन। अभी अलग अलग लिखे हैं सबको एक साथ लिखने पर क्या होगा? सबको एक साथ लिखने पर हो जाएगा आपका dV इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। I dl साइन थीटा अपॉन r²। चूँकि यहाँ समानुपाती निशान है, इसको हटाने के लिए अपन हटाएंगे तो इक्वल टू लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेंगे तो dV बराबर k, dV बराबर k इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। k क्या चीज़ है? एक नियतांक है। k है नियतांक। इसका मान होता है k बराबर μ0 अपॉन 4π टेस्ला। k का मान किसके बराबर होता है? μ0 अपॉन 4π होता है। तो इसका मान रख देंगे अपन, ये मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? dV बराबर μ0 अपॉन 4π I dl साइन थीटा। ठीक, एक सूत्र ये भी मिल सकता है हमको, एक सूत्र ये मिला है हमको। ठीक, दूसरा ये मिला है समीकरण 2। ठीक, और तीसरा और एक और मिलेगा, इसका मान रख दें हम μ0 बराबर के इसके बराबर होता है। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता है। क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता। तो μ0 किसके बराबर होता है? 4π गुणित 10⁻⁷ टेस्ला। ये मान रख दिया जाए तो dV बराबर हो जाएगा 4π गुणित 10⁻⁷ बटे 4π I dl साइन थीटा बटे r²। यहाँ भी r² रहेगा, r² नहीं हटेगा ना, 4π कटेगा तो dV बराबर हमारे पास बचेगा 10⁻⁷ I dl साइन थीटा बटे r²। ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। मतलब बायो सेवर्ट का नियम यही है, अकेला डायरेक्ट उसका नियम नहीं निकलता, हमको पूरा उसको अध्ययन करते हुए पूरा विस्तार से समझाना पड़ता है बायो सेवर्ट नियम लिखने के लिए। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम को लिखने के लिए हमको शुरू से पूरा देखना पड़ता है। कहाँ से? यहाँ से पूरा देखना पड़ेगा हमको। ठीक, यहाँ से पूरा जो मैं बोला हूँ उसको लिखना ही पड़ेगा शब्दों में आपको, और हर पॉइंट में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चालक में बहने वाली धारा यदि I है, चालक में बहने वाली धारा
आई है तो आई के अनुक्रमणपाती होता है, ठीक है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमणपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे dB इक्वल टू आई ऐसा लिखेंगे। यहाँ भी वैसे होगा, धारा अल्पांश के अनुक्रमणपाती होता है, सॉरी धारा नहीं है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अल्पांश के अनुक्रमणपाती होता है। तो अनुक्रमणपाती क्या होता है आपका, शुरू में बताएं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे dB का मान ज्ञात कर रहे हैं। इसी के बाद हमको यहाँ पे डैश करके शुरू करना है, यहाँ पे dB तीव्रता, सीधा सीधा dB तीव्रता करके हमको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट लिखना है। उसके बाद हमारे पास मिलाने पर ये आ जाएगा आपका समीकरण, चारों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं चारों समीकरण को मिलाकर, चारों को मिलाकर लिखने पर, ठीक। समीकरण नहीं है वो ना, 4 पॉइंट है। समीकरण यहाँ दिखाए हैं, चारों को मिलाकर नहीं, चारों चारों पॉइंट को मिलाकर लिखने पर आएगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण यहाँ पे दिए हैं। ये समीकरण बायो-सेवर्ट का नियम का समीकरण है, ये है और ये है। ज़्यादातर हम उपयोग इसका करते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग हम किसका करेंगे, समीकरण 2 का उपयोग करेंगे अभी आगे हल करने के लिए।